Good morning, dear students. This video is for class 9th for the all sections of the 9th. And today in this video, I am going to teach you the first chapter from second unit of your SST history book. The name of the chapter is Socialism in Europe and Russian Revolution. तो प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। यह वीडियो कक्षा 9 के सभी सेक्शन के लिए है। आज की वीडियो में हम लोग आपकी SST इतिहास से दूसरी यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए और मैं पैसेज को रीडिंग करते समय आपको सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते चलूँगा। आप या तो अपनी बुक ओपन कर लें, अंडरलाइन करते चलें, या फिर वीडियो को बाद में देखकर अपना नोट्स तैयार कर लें। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का दौर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। I am going to read the passage. In the previous chapter, you have read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि किस तरह फ्रांस की क्रांति के दौरान कुछ पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी स्वतंत्रता और समानता को लेकर जो पावरफुल यानी शक्तिशाली विचार थे, किस तरह पूरे यूरोप में फैल गए। यानी फ्रांस की क्रांति से समानता और स्वतंत्रता का विचार पूरे यूरोप में फैल गया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। और जो सामाजिक संरचना थी, यानी समाज जिस प्रकार से बना था, उसकी जो बनावट थी, उसमें एक बहुत बड़ा और नाटकीय परिवर्तन हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उस समय समाज 3 वर्गों में बटा था। तो ये जो 3 वर्गों की बनावट थी समाज की, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद, उसमें बहुत बड़ा और नाटकीय परिवर्तन होना शुरू हो गया था। एज यू हैव रीड, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट। जो समाज था वह किस में विभाजित था? स्टेट में विभाजित था। यानी जो समाज था 18वीं शताब्दी तक वह स्टेट में बटा हुआ था। एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च व्हिच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और उस समाज पर चर्च का, यानी चर्च एक धार्मिक संस्था थी, एंड एरिस्टोक्रेसी माने तानाशाही वर्ग का उस समाज पर प्रभाव था। यानी जो समाज उस समय 3 वर्गों में बटा था, उस समाज पर चर्च का और तानाशाही वर्ग का नियंत्रण था। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, लेकिन क्रांति के ठीक बाद, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, इसमें परिवर्तन शुरू हो गया। यानी फ्रांस की क्रांति जैसे ही हुई, इसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये जो समाज बटा था, इसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बहुत सारे हिस्सों में, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, जिसमें यूरोप और एशिया भी शामिल थे, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के बाद 2 चीज़ों पर चर्चा होनी शुरू हो गई, और केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और एशिया में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि व्यक्ति के, यानी व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, यानी इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकारों की बात होने लगी। और इसके अलावा जो दूसरे मुद्दा था जिस पर बात हो रही थी, वो था कि हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू डिस्कस्ड, यानी सामाजिक शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए, इस बात पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई। जैसा कि इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वह 3 स्टेट में बटी थी। पहला था क्लर्गी या क्लर्जी, यानी धार्मिक लोग, जिसे चर्च के रूप में आप देख सकते हैं। पहला जो स्टेट था फ्रांस की सोसाइटी का, वो था क्लर्गी। दूसरा जो स्टेट था वो था नोबेल्टी, यानी कि सामंतवाद, यानी जो मंत्री
और मुख्य ऊंचे पदों पर राजा के दरबार में रहते थे वे नोबेल्टी में आते थे। और थर्ड जो क्लास था वह था जनरल यानी सामान्य वर्ग। तो ये फ्रेंच सोसाइटी इन 3 वर्गों में बटी थी। और ये जो ऊपर के दोनों वर्ग हैं यानी क्लर्गी एंड नोबेल्टी, दे हैड द सोशल पावर ओवर द जनरल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी। यानी इन दोनों वर्गों की सत्ता चलती थी तीसरे वर्ग पर। समाज का जो तीसरा वर्ग था जिसे जनरल यानी सामान्य लोग थे, इस पर सत्ता का प्रयोग करते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद ये तीनों वर्ग नष्ट हो गए थे। तो फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप और एशिया में इस बात की पर चर्चा होने लगी कि व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों के अधिकार कौन कौन से हैं और सामाजिक शक्ति किन के हाथों में होनी चाहिए। इन इंडिया, अब यहाँ भारत के संदर्भ में लाइन दी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भारत में राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉल्क्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में 2 लोगों ने फ्रांस की क्रांति को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी, यानी यहाँ के लोगों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया फ्रांस की क्रांति का हवाला देते हुए। तो ये 2 व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो, इनको आपको लिखना है। Others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. और इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका प्रभाव भारत में भी देखा जाने लगा और भारत में भी समाज में की जो संरचना थी उसमें परिवर्तन की मांग उठनी शुरू हो गई। Not everyone in Europe, however, wanted complete ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन यह बात भी सही है कि यूरोप में हर आदमी नहीं चाहता था कि जो वहाँ के समाज की संरचना है वह एकाएक बदल दी जाए। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। अब यहाँ पर लिखा गया है कि यूरोप में 2 वर्ग बन गया था। यूरोप में 2 वर्ग बन गया था। एक वर्ग चाहता था कि जो समाज की संरचना अभी है यानी जो समाज बंटा था उसमें परिवर्तन हो, लेकिन कैसे हो, धीरे धीरे हो, यानी ग्रेजुअली हो। कैसे हो, धीरे धीरे हो। यानी वे परिवर्तन तो करना चाहते थे लेकिन परिवर्तन की स्पीड को ग्रेजुअल रखना चाहते थे, यानी स्लो रखना चाहते थे। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जो कहता था कि नहीं, उसे एट वंस यानी तत्काल बदल दिया जाए। यानी देयर वाज 2 सेक्शन, one section wanted change in society but gradually and the second section that wanted change in society was radically। यानी 2 वर्ग थे। रेडिकली मतलब तेज होता है और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो फ्रांस की सोसाइटी को जो 3 वर्गों में बटा था उसका प्रभाव जब यूरोप और एशिया के देशों में पड़ने लगा तो 2 वर्गों का समाज में फिर से उदय होता है। एक वर्ग थे रेडिकल जो कि समाज में तत्काल एट वंस चेंज चाहते थे, और दूसरा वर्ग ऐसा था जो ग्रेजुअल चेंज चाहता था, यानी वह चाहता था समाज में परिवर्तन धीरे धीरे हों। सम वर कंजर्वेटिव, और कुछ लोग कैसे थे, कंजर्वेटिव थे। ये तीसरा वर्ग था। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो लोग अपनी परंपराओं को जल्दी छोड़ते नहीं हैं या अपने खान पान, अपनी वेशभूषा, अपने रहन सहन को जल्दी बदलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि केवल अपनी ही परंपराओं को मानने पर जिद कर देते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव। तो एक और वर्ग था जिसे कंजर्वेटिव कहते हैं। एंड अदर्स वर लिबरल और रेडिकल। अब ये तीनों शब्द आपको लिखने हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद 3 नए वर्ग उदय हो गए थे। पहला वर्ग आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव का मतलब था रूढ़िवादी। दूसरा वर्ग था लिबरल को कहते हैं उदारवादी। और तीसरे वर्ग हैं रेडिकल को एक शब्द में आप कह सकते हैं उग्रवादी टाइप के, यानी जो किसी भी परिवर्तन के लिए उग्र हो जाएं, यानी तत्काल उनको चाहिए। उग्रवादी का मतलब यह है कि जो डिमांड करें उसको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, इनको कहते हैं रेडिकल। तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द सोसाइटी वाज अगेन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वाज कंजर्वेटिव, द सेकेंड वाज लिबरल एंड द थर्ड वाज रेडिकल। कंजर्वेटिव do not accepted any change in the society, while liberal wanted change but gradually, while radical wanted change and radically. What did these
टर्म रियली मीन। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन तीन जो शब्द दिए गए हैं कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल, इनका मतलब क्या होता है। What separated these stand of politics and what linked them together। अब इन तीनों में अंतर क्या है और ये तीनों किस प्रकार से आपस में संबंधित है, इसको भी हम जानेंगे नीचे के पैराग्राफ में। We must remember that these terms do not mean the same thing और इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल द टाइम, यानी इन तीनों का मतलब एक जैसा नहीं होगा, तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे, उनके मतलब होंगे। अब नीचे के पैराग्राफ में हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे कि कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरल कौन है, इनके अर्थ क्या होते हैं। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century। अब हम एक नज़र डालेंगे 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन यानी राजनीतिक परंपरा जो थी 19वीं शताब्दी पर, हम उस पर चर्चा करेंगे। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज की, और ये भी देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन को कैसे प्रभावित किया, यानी परिवर्तन से वे कैसे प्रभावित हुए। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, तब हम उसके बाद एक हिस्टोरिकल इवेंट पर नज़र डालेंगे। which there was an attempt at a radical transformation of the society, जो कि समाज के एक रेडिकल माने तीव्र, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव को लिए जिम्मेदार था। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन द रशिया, और रूस में क्रांति के सहारे सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप द सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में समाजवाद कैसे आया, और स्पेशली रसा में यानी रसिया में या रसा में वहाँ जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, उसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। तो ये तो एक था इंट्रोडक्शन इस लेसन का। ऊपर के पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वहाँ पर नहीं मिले, आपको केवल 3 फैक्ट ऊपर मिले हैं कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देर वाज सीन सम चेंजेस इन द यूरोप एंड एशिया, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में और एशिया में भी परिवर्तन की एक लहर देखी गई। भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांस की क्रांति के महत्व को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी थी और समाज में परिवर्तन की मांग उठने लगी। इस सामाजिक परिवर्तन की मांग करने वाले 3 वर्ग थे। पहले थे कंजर्वेटिव, दूसरे थे लिबरल और तीसरे थे रेडिकल। अब नीचे के पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ये जो तीनों शब्द हैं लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, इनका मतलब क्या होता है। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल, यानी समाज में परिवर्तन की मांग करने वाला एक जो वर्ग था उसको हम क्या कहते हैं, लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, उदारवादी। हालांकि शब्द जितना अच्छा लगता है, उदारवादी होते बड़े ही दुष्ट हैं। हमारे देश में भी इस समय लिबरल की एक बहुत बड़ी फौज है और ये फौज जनता को सिर्फ बरगलाती हैं और उनको झूठी सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो उस समय भी एक वर्ग था लिबरल। लिबरल वांटेड ए नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, यानी लिबरल ऐसे लोग थे जिनको सभी धर्मों के प्रति प्रेम था, यानी लिबरल चाहते थे कि सभी धर्मों का समान सम्मान हो। लेकिन ये केवल सिद्धांत में है, हकीकत में ये लिबरल ठीक उल्टा करते हैं। अपने देश के लिबरल को देखेंगे तो ये बात सच भी साबित होती है कि लिबरल अपने सिद्धांतों में ये लिखते तो हैं कि वे सभी धर्मों को समान नज़रिए से देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन, नीचे भी देख लेते हैं, इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और एनदर। यानी यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि जब हम इस समय के समाज को देखते हैं, यूरोपीय समाज को देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का जो राज्य था, यानी यूरोप में जितने भी राज्य थे वे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यानी भेदभाव करते थे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी वहाँ के जो राजा होते थे वे अपने देश में जो धर्म था उसको लेकर भेदभाव करते थे। और कैसे करते थे, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कि ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर ऑफ द कैथोलिक चर्च। अब देखिए जो ईसाई होते हैं यानी क्रिश्चियन होते हैं, इनमें भी 2 प्रकार के धर्म होते हैं,
क्रिश्चियन यानी ईसाई लोग। एक धर्म होता है जिसको हम कहते हैं, हालांकि आपके बुक में दिया नहीं गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं। एक है प्रोटेस्टेंट जो कि नया है, और दूसरा है कैथोलिक। कैथोलिक जो है पुराना है। सबसे पहले ईसाई धर्म में सिर्फ यही ब्रांच थी कैथोलिक, लेकिन जब कैथोलिक के जो पादरी थे इनके आचरण विशुद्ध होने गंदे होने लगे, इन्होंने अन्याय करना शुरू किया, तो इन्हीं कैथोलिकों में से एक नया वर्ग उभरा जिसने कहा कि हमारे धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। तो उस वर्ग को नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। उस वर्ग को सुधारवादी यानी कि प्रोटेस्टेंट, इसको कहते हैं सुधारवादी, इसको कहते हैं रूढ़िवादी। कैथोलिक को रूढ़िवादी, प्रोटेस्टेंट को सुधारवादी कहते हैं। तो एक नया धर्म ईसाई में बनकर निकला जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट। लेकिन जो इंग्लैंड की सरकार थी वह कैथोलिक चर्च को ज़्यादा महत्व देती थी, जबकि प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो वर्ग था वह इंडिविजुअल राइट की बात करता था, यानी लोगों के अधिकार की बात करता था। और जो शासक थे उनको लगता था कि यदि इंडिविजुअल राइट दिए गए तो राजा की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। तो ये सभी आपको लिखना है अपने लिबरल नामक पॉइंट के अंदर, और लंबा होगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। डिफाइन द लिबरल, व्हाट वर देयर मेन पर्पस, तो ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखिएगा। लिबरल आल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। अब जो लिबरल थे ये चाहते थे कि वंशवादी शासकों को बहुत ज़्यादा सत्ता न मिले, क्योंकि उसमें यूरोप में होता क्या था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, यानी खानदानी चलता था। राजा का पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र वो भी राजा, उसका पुत्र वो भी राजा। जैसे हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरह की संस्थाएं चलाती हैं, तो उस समय भी यूरोप में ही चलता था कि राजा का पुत्र राजा बनता था। लेकिन ये जो वर्ग था लिबरल, ये ऐसा नहीं चाहता था। वे चाहते थे, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि लिबरल चाहते थे कि व्यक्तियों के अधिकारों की राजाओं से रक्षा की जाए। यानी जो राजा लोग जो व्यक्तियों के अधिकार को कम करते थे, तो लिबरल चाहते थे कि ऐसा ना हो, बल्कि लोगों को अधिकार ज़्यादा मिले और राजा यानी शासक इन पर कोई रोक न लगा सकें। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। अब लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल चाहते थे एक सरकार ऐसी हो जो कैसी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, किसकी, पब्लिक की, जनता की, और कैसी हो, इलेक्टेड हो, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव हो कैसे हो, इलेक्ट हो, और उसके बाद सरकार कैसी हो, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय सरकार हो। तो लिबरल डिमांड किए थे किसकी, रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, सब्जेक्ट टू लॉज। और ये सरकार कैसे हो, यह सरकार भी कानून के अंदर बने, यानी कानून से ऊपर न हो, सबसे ऊपर कानून हो, कानून के नीचे ये सरकार बने। एंड कानून क्या होता है, इसकी परिभाषा एक सुशिक्षित जुडिशियरी के हाथों में हो, यानी कानून की परिभाषा शासक न दें बल्कि कौन दे, जुडिशियरी बताए कि कानून क्या है। और जुडिशियरी कैसी होनी चाहिए, जुडिशियरी के ऊपर रूलर यानी शासक का कोई प्रभाव ना हो। यानी लिबरल एक ऐसी सरकार चाहते थे कि यहाँ हो गए आपके रिप्रेजेंटेटिव, फिर यहाँ हो गए इलेक्शन, और यहाँ हो गई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और यहाँ हो गई आपकी जुडिशरी। तो लिबरल चाहते थे कि ये जो जुडिशरी है इस पर इनका कोई प्रभाव ना हो, और जो शासक हों कैसे हों, इलेक्शन के द्वारा हों। इलेक्शन में कौन लोग चुने जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये डिमांड थी लिबरल की। यानी लिबरल जो वर्तमान में हमारे देश में या कई देशों में चलती है डेमोक्रेसी, इसके पक्ष में थे। नाउ हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम उन्हें लोकतंत्रवादी नहीं कह सकते। दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए लिबरल की मांग तो एक तरह से लोकतंत्रवादी दिख रही है, लेकिन यहाँ बुक में लिखा गया है कि इतना होने के बावजूद भी उन्हें लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं कहा जा सकता। अब क्यों नहीं कहा जा सकता देखते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इस सब पर फोकस करिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, यानी सबको वोट देने का अधिकार। जब सबको वोट देने का अधिकार मिल जाता है उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसी का विरोध करते थे लिबरल लोग, यानी लिबरल नहीं चाहते थे कि वोट देने का अधिकार सबके पास हो, इसीलिए लिबरल को डेमोक्रेट नहीं कहा गया। ऐसा हुआ क्यों? दैट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यानी यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो उसका उत्तर क्या होगा? द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। अब लिबरल क्या चाहते थे? इस लाइन को देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। लिबरल लोग चाहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उनको मिले जिनके पास प्रॉपर्टी हो, यानी जो धनवान हो। अब देखिए, नाम इनका है लिबरल, लेकिन ये सरकार कैसी चाहते हैं? ऐसी सरकार जिसे चुनने का जिम्मा किस पर हो? ऐसे लोगों के पास हो जिनके पास क्या हो? प्रॉपर्टी, यानी धनवानों की सरकार चाहते थे। लेकिन नाम इनका है लिबरल, उदारवादी। तो यही इनका डबल स्टैंडर्ड होता है लिबरल का, जो कि हमारे देश में भी इस समय देश को खाए जा रहे हैं। तो लिबरल जो थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं थे, और ये सबको वोट देने का अधिकार का विरोध करते थे। ये चाहते थे कि सरकार केवल वही लोग चुने जिनके पास क्या हो? प्रॉपर्टी हो। दे आल्सो डिड नॉट वांट वोट फॉर वुमेन। ये लिबरल महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, यानी लिबरल चाहते थे कि महिलाओं के पास भी वोट देने का अधिकार न हो। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's पॉपुलेशन। लेकिन इसके ठीक विरोध में, अब देखिए यहाँ हम रेडिकल की बात कर रहे हैं, ऊपर तो बात हुई लिबरल की, तो वहाँ से आपको लिखना है लिबरल के बारे में। अपनी बुक को बढ़िया से रीड करते हुए हर इंपॉर्टेंट लाइन को लिख लीजिएगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या चाहते थे? रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब रेडिकल ये कहते थे कि देश में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में अधिकांश लोग वोट, सबको वोट देने का अधिकार हो, और जैसा जिसके पास सर्वाधिक मत मिले उसकी सरकार बने, जैसा कि आजकल हमारे देश में होता है। हमारे देश में भी वोटिंग होता है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसकी सरकार बनती है। तो रेडिकल भी यही चाहते थे कि चुनाव हो, और चुनाव के माध्यम से जिनकी संख्या यानी जिनका बहुमत अधिक हो उनकी सरकार बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट। कई लोगों ने वुमेन्स यानी महिला सफरगेट मूवमेंट का समर्थन भी किया। अब ये जो बोल्ड दिया गया है ये आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट वाज सफरगेट, तो इसको आप यहाँ से बुक से लिख सकते हैं। न्यू वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है व्हाट वाज सफरगेट मूवमेंट, तो ये यहाँ से आपको लिखना है सफरगेट मूवमेंट, ये मूवमेंट टू गिव वुमेन्स द राइट टू वोट, यानी सफरगेट ये जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जो कि वहाँ ऊपर दिया गया था। सफरगेट मूवमेंट ऐसा आंदोलन था जो महिला को वोट देने के अधिकार के लिए चलाया गया था। तो लिबरल क्या चाहते थे? लिबरल भी चाहते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। दैट इज़ वाई दे सपोर्टेड द वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट। अनलाइक लिबरल्स, लिबरल के ठीक उल्टे दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, यानी रेडिकल लोग जो समृद्ध लोग थे यानी जमींदार लोग थे और धनवान लोग थे, समृद्ध लोग थे, उनका विरोध करते थे। लेकिन आपने देखा लिबरल क्या चाहते थे? लिबरल चाहते थे ऐसे लोग सरकार बनाएं, जबकि रेडिकल चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई विशेषाधिकार ना मिले। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे वर नॉट अगेंस्ट, वे विरुद्ध नहीं थे किसके? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। यानी जो रेडिकल थे ये नहीं चाहते थे, ये संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, यानी कोई धनवान है तो उसका विरोध नहीं करते थे रेडिकल, लेकिन रेडिकल इतना जरूर चाहते हैं कि पैसे का जो कंसंट्रेशन हो वह कुछ लोगों के हाथ में ना हो, यानी पैसा जो हो केवल कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि उस पैसे का वितरण सबके पास समान मात्रा में होना चाहिए। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं समाजवाद। समाजवाद भी यही कहता है कि जो निजी संपत्ति है वह केवल कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि इस तरह उसका वितरण किया जाए, सबको समान मात्रा में हो और सब अच्छे से उसको प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे
कंजर्वेटिव के बारे में। कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव जो थे ये रेडिकल के भी विरोधी थे और लिबरल के भी विरोधी थे। After the French Revolution, however, even conservative had opened their mind to the need for the change. यानी फ्रांस की क्रांति के बाद यद्यपि ये जो कंजर्वेटिव थे ये भी समाज में बदलाव के लिए तैयार हो गए थे। Earlier in the 18th century, conservative had been generally opposed to the idea of change. यद्यपि 18वीं शताब्दी तक कंजर्वेटिव समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते थे। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and the change had to be brought about through a slow process. यद्यपि कंजर्वेटिव चाहते थे कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका क्या हो, सम्मान हो और नए चेंज को धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के द्वारा उनको समाज में लागू किया जाए। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो उथल पुथल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो उथल पुथल मची उसके बाद समाज में बदलाव को लेकर ये तीन विरोधी आइडियाज सामने आए। पहले कंजर्वेटिव, फिर लिबरल और फिर रेडिकल। हमने देखा कि लिबरल क्या चाहते थे, रेडिकल क्या चाहते थे और कंजर्वेटिव क्या चाहते थे। द वेरियस अटेम्प्ट एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies. अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे कि इन तीन ग्रुपों के, यानी इन तीन जो रेडिकल, कंजर्वेटिव और लिबरल थे, इनके जो विचार थे उनके विचारों की सीमाएं, लिमिट्स क्या थीं और उनकी संभावना कितनी थी कि वे अपने प्रयासों में सफल हो जाएं, इसकी संभावना कितनी थी। तो अब हम इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब इस पॉइंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।